हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिछली सीरीज से आगे। पिछली बार में हमने जो संविधान संशोधन के बारे में बातचीत कर रहे थे, इसके पहले वीडियो में हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखी। उसके अगले वीडियो में हमने कुछ संविधान संशोधन को देखा था और आज बचे हुए सारे संविधान संशोधनों को देखने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा पहला रहेगा में 43वां संविधान संशोधन 1977। अब इसमें क्या संशोधन किया गया था? जो हमारे न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है इसको बहाल कर दिया गया। क्या किया गया? जो हमारा न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संबंध जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र थे इनको बहाल कर दिया गया। पहले इनको रोक दिया गया था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए क्या? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने की विशेष व्यक्तियों से क्या कानून बनाने की विशेष शक्तियों से संसद को वंचित कर दिया गया कि अगर संसद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने की जो विशेष शक्तियां हैं वो संसद के पास नहीं होनी चाहिए। ये हमारे 43वें संविधान संशोधन 1977 के जरिए जारी किया गया था। तो हमने एक संविधान संशोधन देखा। अगला आता है हमारा 44वां संविधान संशोधन, जो हमारी मोरारजी देसाई सरकार के साथ आया था। संशोधन क्या था? लोकसभा और राज्य विधानसभा को मूल कार्यकाल 5 साल वापस कर दिया गया। पहले 42 संविधान संशोधन में से 6 साल कर दिया गया था, इसे वापस घटा कितना 5 साल कर दिया गया। संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम के संबंध में प्रावधानों को बहाल किया गया। क्या कोरम मतलब न्यूनतम जितनी संख्या होती है उसके बारे में बताया गया। इसके बारे में संसदीय जो विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का संदर्भ हटा दिया गया। जो विशेषाधिकार है उसमें एक शब्द लिखा होता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वहां से लिया गया है, वहां से लिया गया, तो इस संदर्भ को वहां से हटा दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई की सच्ची रिपोर्ट समाचार पत्र में प्रकाशित करने को संवैधानिक संरक्षण दिया गया, अर्थात प्रेस का अधिकार दिया गया कि यदि सच्ची रिपोर्ट की जाती है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया, लेकिन एक बार विचार होने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्यकारी रहेगा। ये चीज डाल दी। पहले ये था कि भेज ही नहीं सकता है, अब क्या है एक बार तो भेज सकता है। उस प्रावधान को हटा दिया गया जो अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासकों की संतुष्टि को अंतिम बनाता था। जो प्रावधान था उस प्रावधान को हटा दिया, जो क्या करता था अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक थे, इनकी संतुष्टि को अंतिम बनाना था, उसको हटा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियां बहाल कर दी गई। जो कुछ शक्तियां उनकी हटाई गई थी वो बहाल कर दी गई। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में जो आंतरिक अशांति शब्द था उस शब्द को किससे चेंज कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह से चेंज कर दिया गया या प्रतिस्थापित कर दिया गया। कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही या लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा। ठीक है, तो उसमें ये साफ साफ लिख दी गई कि कैबिनेट यदि लिखित सिफारिश करता तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो मौखिक पर नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक सुधार भी किए गए। संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। बशर्ते अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी हमारे इसके अंदर ही जोड़ा गया था कि हमारे अनुच्छेद 20 और 21 को आप राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नहीं हटा सकते। उन प्रावधानों को हटा दिया गया जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष इनके चुनावी विवादों को तय करने की अदालत की जो शक्ति है उसको छीन लेते थे। उन सब के सब प्रावधानों को हटा दिया गया। अब आगे देखते हैं हमारा 50वां संविधान संशोधन 1984 वाला, उसके बारे में देखें इसमें क्या संशोधन किया था 50वें में जो 1984 में हुआ था। जो हमारे सशस्त्र बल है और खुफिया संगठन है इनके लिए स्थापित खुफिया संगठनों और दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्ति हैं, इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद को अधिकार दिया गया कि इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या कम किया जा सकता है, और ये अधिकार किसको रहेगा? संसद को रहेगा। किसको? सशस्त्र बल और हमारे जो खुफिया संगठन उनके लिए। फिर आता है अगला संशोधन हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 आता है। इसमें क्या कहा गया? कारण क्या है? दल बदल और आयाराम गयाराम की राजनीति है, उसको रोकने के लिए संशोधन क्या किया गया? दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य इनको अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया और इस संबंध में विवरण सहित नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
क्या डिटेल के साथ क्या नई 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। आगे देखें हम 58वां संविधान संशोधन 1987। 58वां संविधान संशोधन 1987 देखें तो इसमें क्या संशोधन किया गया, हिंदी भाषा में संविधान का एक आधिकारिक पाठ जोड़ दिया गया। हिंदी भाषा में संविधान का एक आधिकारिक पाठ प्रदान किया गया और संविधान के हिंदी संस्करण को समान कानूनी पवित्रता दी गई। क्या 58वां संविधान संशोधन 1987 में हिंदी के अंदर संविधान का पाठ किया गया, पढ़ा गया और उसको जैसे इंग्लिश को दी गई थी वैसी की वैसी कानूनी पवित्रता दी गई। फिर आता है 61वां संविधान संशोधन 1989। नवासी के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 कर दी। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी। फिर आता हमारा 65वां संविधान संशोधन 1990। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में क्या किया गया, तो इसमें संशोधन क्या हुआ, जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है इनके लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। दोनों के लिए SC/ST आयोग बनाए गए। ये कब किया गया, ये हमारे 65वां संविधान संशोधन 1990 के अंतर्गत किया गया था। फिर आता हमारा 69वां संविधान संशोधन 1991। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में डिजाइन करके एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया 1991 में। संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के निर्माण का भी प्रावधान किया गया। फिर आगे आता हमारा 7 ही सदस्य रहेंगे हमारे मंत्रिपरिषद में दिल्ली की। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में आता है। संशोधन में क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसके साथ हमारी भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 18 हो जाती है। 71वें संविधान संशोधन 1992 में हमारी भाषाओं की संख्या बढ़ के कितनी, 18 हो जाती है। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या आता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रदान दर्जा दिया गया और उनको संरक्षण दिया गया। इसके लिए पंचायत नाम से एक भाग 9 जोड़ा गया, साथ ही साथ 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल थे। किसमें, 73वें संविधान संशोधन 1992। जब पंचायत किया तो नगर निगम भी आने चाहिए। फिर आते हमारे 74वें संविधान संशोधन 1992 में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो शहरी स्थानीय निकाय है, क्या शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया और इसके तहत 9 के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया जिसे नगर पालिका कहा गया। एक नई अनुसूची 12B अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत कितने विषय, 18 विषय जोड़े गए। 77वें संविधान संशोधन 1995 की बात करें तो इसमें क्या संशोधन हुआ, अनुसूचित जातियों जनजातियों को सरकारी नौकरी में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। क्या SC/ST को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात की गई। इस संशोधन ने से पदोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, जो निर्णय दिया था उसको निरस्त कर दिया गया और एक नया रिजर्वेशन दिया गया प्रमोशन में। 80वें संविधान संशोधन 2000 की बात करें तो इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी और यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी और उसमें कहा गया कि केंद्रीय करों और शुल्कों का 29% राज्यों को दिया जाना चाहिए। कितना, 29%। 2000 के अंदर जाके हम 29% तक आए थे और अब हम कितने 42% पर पहुंच चुके हैं। 81वें संविधान संशोधन 2000 की बात करें तो इसमें क्या संशोधन हुआ, इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त माने और उन्हें अगले किसी वर्ष में भरी जाने की व्यवस्था करें। इस तरह से अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरी जानी वाली सीटें जो कि 50% की सीमा को पूरा करती है के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अर्थात 81वें संविधान संशोधन 2000 को बैकलॉग पद होते हैं उनकी व्यवस्था की गई। इस तरह से इस संशोधन में बैकलॉग पद होते हैं उनमें आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छी थी बैकलॉग वाली। फिर हमारे 82वें संविधान संशोधन 2000 की बात करें तो इसमें क्या संशोधन हुआ, SC और ST के लिए केंद्र राज्यों की जो लोक सेवाएं होती हैं उनमें पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा के अर्हत अंकों में छूट देने और मूल्यांकन के मामलों में ढील देने की भी बात की गई, जिसमें 82वें संविधान संशोधन 2000 के मामले में।
84वें संविधान संशोधन 2001 की बात करें, संशोधन क्या हुआ? लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के पुनर्निर्धारण पर, क्या सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों मतलब 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया और इसका उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने के जो उपाय है उनको प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? जो जनसंख्या को सीमित करने के जो उपाय थे उनको प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में देखें तो लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या, कि लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक वही रखा गया जो अब तक चलती आई थी। और यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। ये चीज तय की गई। अब इसके आगे देखें 85वें संविधान संशोधन 2001 की बात करें तो इसमें क्या किया गया देखते हैं। 2001 में 85वें संविधान संशोधन 2001 था। एससी और एसटी के सरकारी सेवकों की को पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परिणामिक वरिष्ठता अर्थात कॉन्कन्सेंशियल सीनियरिटी को जून 1995 से पूर्व व्यापी प्रभाव से मानने की व्यवस्था की गई। 1985 में ये किया गया 2001 के अंदर। फिर आता है हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसके अंदर क्या किया गया? अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या 21A के तहत क्या प्रारंभिक शिक्षा थी तो इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को भी बदल दिया गया, अर्थात माता पिता को बाध्य किया गया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। 21A में एक नया मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया कि माता पिता की जिम्मेदारी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाए। फिर आता हमारा 87वां संविधान संशोधन 2003। तो राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संविधान संशोधन के तहत 1991 की जनगणना को बनाया गया था, लेकिन 87वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए इसे 2001 की जनगणना को बनाया गया था। फिर आता हमारा 89वां संविधान संशोधन। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003 आता है। इसमें क्या किया गया? एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोगों को 2 भागों में बांट दिया गया। हमारे एसटी के लिए देखे अनुच्छेद 388 और एससी के लिए तो आता है हमारे 388 और एसटी के लिए हमारे 388A। तो 2 अलग अलग विभाग आयोग बना दिए गए। पहले एक ही था दोनों के लिए। 89वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए एससी और एसटी तो अलग अलग आयोग की गठन किए गए। फिर आता हमारे 91वें संविधान संशोधन 2003। तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए, क्या मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्रदान करने से रोकने और दल बदल कानून को और मजबूत करने के लिए हमें 91वें संविधान संशोधन 2003 किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल क्षमता और सदस्य संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए जोड़ा गया। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी योग्य या निर्धारक होगा। तो मंत्री भी नहीं बन सकता यदि वह दल बदल करता है। तो किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कम से कम संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। 12 तो हो ही सकती है। राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य रहेगा, तो मंत्री भी नहीं बन सकता। संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर यदि अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा और लाभ का पद भी नहीं ले सकता। बात करें जो हमारे लाभप्रद राजनीतिक पद है, जिसका अर्थ क्या रखा गया कि हमारे केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई भी ऐसा पद जो हमारा होता है ना कि ये सदस्य लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो लाभ के पद का डिटेल बताएगी कि केंद्र राज्य सरकार के अधीन कोई भी ऐसा पद जिसके लिए उस सरकार के लोक राजस्व से वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता हो वह लाभ का पद कहलाएगा। केंद्र तथा राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः मालिकाना या स्वामित्व के अधीन किसी निकाय का कार्यालय उसी निकाय द्वारा वेतन और पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, सिवाय वहाँ जहाँ वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूरक प्रकृति का हो, तो हमारे लाभ का पद कहलाएगा।
10वीं अनुसूची में, या 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्य को दल बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ हुआ कि दल बदल के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण नहीं होगा। फूट के आधार पर संरक्षण नहीं होगा। कम से कम 1/3 सदस्य को दल बदल से करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। 1/3 तो जा सकते हैं। बात कर रहे हैं हमारे 92वें संविधान संशोधन 2003 की। यह भी हमारे 2003 में हुआ। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, डोगो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 22 हो जाती है। फिर आता हमारा 93वां संविधान संशोधन 2005। या 93वां संविधान संशोधन 2005 देखें तो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है, जैसे हमारे SC और ST, इनके लिए सरकारी और निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों में राज्य के द्वारा जो सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया? विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। इसमें अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान है उनको शामिल नहीं किया गया। ये हमारे 15/5 एक नया प्रावधान जोड़ा गया 2005 के अंदर 93वें संविधान संशोधन में। और यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनामदार मामला मतलब 2005 में आया था, उसके दिए गए फैसले को निरस्त करने के लिए किया गया था। इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्य अल्पसंख्यकों और गैर अल्पसंख्यकों के गैर सहायता प्राप्त निजी और प्रोफेशनल कॉलेज में अपनी आरक्षण नीति को थोप नहीं सकता। कोर्ट ने घोषणा की कि निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण क्या होता है? असंवैधानिक होता है। तो इसको खत्म करने के लिए ये सब किया गया। फिर देखिए हमारा 96वां संविधान संशोधन 2011। क्या संशोधन हुआ? उड़िया शब्द है उसको उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित किया गया। 8वीं अनुसूची में उड़ीसा शब्द अब ओडिशा बन गया है। उड़ीसा शब्द किससे बन गया? ओडिशा बना दिया गया। 97वां संविधान संशोधन देखे 2011 का, तो उसमें क्या संशोधन हुआ? जो हमारी सहकारी समितियां थी इनको संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था। संविधान में 3 नए बदलाव किए गए। एक तो सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 19 के तहत। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया। जो हमारा 43वां संविधान अनुच्छेद है उसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ संविधान में सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग 9B जोड़ा गया। संविधान में सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग 9B भी जोड़ा गया। फिर आता हमारा 99वां संविधान संशोधन 2014। ये क्या है? हमारे संशोधन क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था प्रणाली के स्थान पर एक नई निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया। किसका? NJAC का गठन किया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया और कॉलेजियम व्यवस्था को वापस से लागू कर दिया। फिर आता हमारा 100वां संविधान संशोधन 2014। तो इसमें क्या होता है? संशोधन क्या होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 का भूमि सीमा समझौता और इसके प्रोटोकॉल को वर्ष 2011 के अनुपालन में, या 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भागों का अधिग्रहण किया गया और कुछ भागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। भूखंडों का आदान प्रदान और अवैध अधिग्रहण को हस्तांतरित करना इसका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 क्षेत्रों राज्यों के क्षेत्र जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा इनसे संबंधित प्रावधानों में संशोधित किया गया था कि इनके कुछ भाग उनको दिए गए और उनके कुछ जो क्षेत्र थे हमने लिए। 100वां संविधान से 101 में हमने पैसे से संबंधित बात आती है। 101 का नए 2017 में तो वस्तु और सेवा कर की शुरुआत की गई GST की। यह GST का GST क्या होता है? एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक व्यापक बहुचरणीय और गंतव्य आधारित कर होता है। यह इस संदर्भ में व्यापक हो जो कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी प्रत्यक्ष करों को समाहित कर देता है। क्या? GST 101वां संविधान संशोधन 2017। फिर आता हमारा 102वां संविधान संशोधन 2018। संशोधन क्या हुआ इसमें? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया? जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338, 338A के साथ 338B को भी शामिल कर लिया गया। क्या किया गया? 338A, 338B को भी शामिल किया गया, जिसका संबंध क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से था। उसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया, राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी जोड़ दिया गया 38वीं। फिर आता हमारा 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधित करके सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्या की गई? 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उन लोगों को। बात करें आगे 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन था हमारा 2019 के अंदर। तो भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन 2019 का संबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से था। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इससे पहले इस आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2020 तक रखा गया था, अब इसको 2030 तक के लिए कर दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के साथ साथ 104वें संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण था सीटों का वो खत्म कर दिया गया। विधानसभा राज्य लोकसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा, 104वें संविधान संशोधन में ही तय किया गया। फिर आता हमारा 105वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान के 105वें संविधान संशोधन में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है SC/BC इनकी सूची तैयार करने की राज्य सरकार की शक्ति को बहाल कर दिया गया। पहले क्या था, जब 102वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये कहा गया कि SC/BC की जो हमारे SC और ST के अंदर जो भी जनजातियां शामिल की जाएगी तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि उन जाति की पहचान कर सके। ये सब पहचान कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अर्थात केंद्र सरकार के स्तर पर की जाएगी। लेकिन हमारे 105वें संविधान संशोधन में ये तय किया गया कि यह राज्य सरकार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में निहित राज्य सरकारों के पास SC/BC की पहचान करने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया था 102वें संविधान संशोधन में। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो शक्तियां और जो जिम्मेदारियां सभी नीतिगत मुद्दों और सम्मान पर परामर्श जो जिम्मेदारियां हैं स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होती है। इसने संकेत दिया कि राज्यों को राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करने की जरूरत नहीं है। इस शक्ति को बहाल करने के लिए भारतीय संविधान संशोधन 105 पारित किया गया, 105 में संशोधन किया गया। फिर बात करें 106वां संविधान संशोधन, लेटेस्ट वाला 106वां संविधान संशोधन 2023। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल था जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसका नाम था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस रूप में पेश करके विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 सीटों के लिए आरक्षण रखने का लक्ष्य रखा है महिलाओं के लिए। विधेयक की कुछ खास बातें देखें। विधेयक की खास बातों में देखें तो महिलाओं के लिए आरक्षण, यह विधेयक क्या करता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल जितनी भी सीटें हैं उसकी 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। लोकसभा और राज्य विधानमंडल में SC और ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान लागू होगा। जितने भी सीटें हैं उनमें क्या 1/3 सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया महिलाओं के लिए। आरक्षण का प्रभावी होना देखें तो इस विधेयक के लागू होने के बाद आयोजित होने वाली जनगणना उसके प्रकाशन होगा, उसके बाद ही आरक्षण लागू होगा। नवीन जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन बैठेगा या परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और यह आरक्षण आरंभ में 15 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। कितना? 15 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। हालांकि संसद द्वारा निर्मित एक विधि के माध्यम से इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। शुरू में तो यह आरक्षण केवल 15 साल के लिए दिया जाएगा। सीटों के रोटेशन की बात करें तो संसद द्वारा निर्मित एक विधि के द्वारा निर्धारित आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेशन किया जाएगा। भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की पृष्ठभूमि बढ़ाई जाएगी और पृष्ठभूमि क्या है वो देख लेते हैं। राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से विचार का विषय रहा है, जिसके चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी ढूंढे जा सकते हैं। 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक अपने खत में 3 महिला निकायों के द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी किए गए आधिकारिक ज्ञापन को प्रस्तुत करते हुए महिला नेत्री थी हमारी कौन, बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू ने कहा था कि किसी भी प्रकार के अधिमान्य व्यवहार की तलाश करना राजनीतिक स्थिति
की पूर्ण समानता की जो भारतीय महिलाओं की सार्वभौमिक मांग है उनकी अखंडता का उल्लंघन करना के समान होगा। यदि महिलाओं को इसके अंदर शामिल की नहीं किया जाए तो ये सब क्या है, बेईमानी रहेगा। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने वर्ष 1988 में अनुशंसा की थी कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक आरक्षण दिया जाना चाहिए और इन अनुशंसाओं ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन की ऐतिहासिक अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया, जहां सभी राज्य सरकारों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने और पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर अध्यक्ष और प्रमुख के पदों पर 1/3 सीटें आरक्षित करने का अधिदेश दिया था। इनको महिलाओं के लिए आरक्षित इन सीटों में से 1/3 सीटें SC और ST की महिलाओं के लिए भी होगी। बात करें राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की जो 2001 में आई थी, उसने कहा उच्च विधायी निकायों में भी आरक्षण का विचार किया जाएगा। मई 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने क्या स्थानीय निकाय और राज्य विधानसभा और संसद मंत्रिमंडल स्तर और सरकार के सभी निर्णयकारी निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुशंसा की थी। इसने महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2015 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट की आई, जिसमें दर्ज किया गया कि राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निराशाजनक बना हुआ। इसने भी स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी निर्णयकारी निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की थी इस रिपोर्ट ने। अब जो विधेयक तो आ ही गया, विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में तर्क देखें। पक्ष में क्या तर्क आते हैं, इससे क्या होगा, लैंगिक समानता बढ़ेगी। राजनीति में महिलाओं को उपयुक्त प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखें तो भारत राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में 146 देशों में 48वें स्थान पर, अर्थात बहुत नीचे। इस रैंक के बावजूद उसका स्कोर 0.267 के निम्नतम स्कोर पे है। इस श्रेणी पर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले देशों की बात करें तो उनका स्कोर तो बहुत अच्छा है, जैसे आइसलैंड का 874.874 के साथ पहले स्थान पर, जबकि बांग्लादेश भी हमसे बहुत बेहतर स्थिति में 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पे। ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व दिया जाता था। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली लोकसभा में 5% थी और 17वीं लोकसभा में बढ़ के 15% हो गई, लेकिन ये संख्या फिर भी बहुत कम है। केवल 15% होना कोई बड़ी बात नहीं है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रभाव के बारे में 2003 में एक अध्ययन से पता चला कि आरक्षण नीति के तहत निर्वाचित महिलाओं से संबद्ध सार्वजनिक हित और पब्लिक गुड्स में अधिक निवेश किया था, अर्थात जो नेता थे उन्होंने बढ़िया काम किया है। कार्मिक और लोक शिकायत विधि न्याय संबंधी जो स्थायी समिति है, उन्होंने पाया कि जो हमारे स्थानीय निकाय है उन्होंने महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने उन्हें सार्थक योगदान देने में बहुत ज़्यादा सक्षम बनाया। महिलाओं का स्व प्रतिनिधित्व और स्व निर्णय का अधिकार। यदि किसी समूह को राजनीतिक व्यवस्था में आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता तो नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए कि जो उनकी क्षमता है वो सीमित हो जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन का कन्वेंशन था। उसमें निर्दिष्ट किया गया कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। और बहुत सारे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पंचायती राज महिला प्रतिनिधियों ने गाँव में समाज के विकास और समग्र कल्याण की दिशा में बहुत बढ़िया काम किया है और उनमें से कई निश्चित रूप से वृहद स्तर पर कार्य करने की इच्छा भी रखती है यदि उनको मौका मिले तो। बात करें लेकिन प्रचलित राजनीतिक संरचना में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बात करें विविध परिप्रेक्ष्य की तो एक अधिक विविधतापूर्ण विधानमंडल जिसमें महिलाएं क्या उल्लेखनीय संख्या में शामिल हो तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यापक दृष्टिकोण प्रवेश करता है और यह विविधता बेहतर नीति निर्माण और शासन की ओर ले जा सकती है देश को। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें इसमें तो राजनीति में महिला आरक्षण विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाता है और यह न केवल आधिकारिक महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है बल्कि महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बहुत बढ़िया है सशक्तिकरण के लिए भी। महिला जो संबंधी मुद्दों को बढ़ावा मिलता है। राजनीति में सक्रिय महिलाएं प्राय उन मुद्दों को प्राथमिकता देती है जो उनकी वकालत करती है जो महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं,
जैसे लिंग आधारित हिंसा, महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी उपस्थिति से नीतिगत विमर्शों में इन मुद्दों को प्राथमिकता प्राप्त होती है। बात देखें रोल मॉडल की बात करें तो राजनीति में सक्रिय महिला नेत्रियां जो नेत्री बालिका के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती है, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका में आकांक्षा रखने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। राजनीति में प्रतिनिधित्व रूढ़िवादिता को तोड़ सकता और भावी पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है। वर्ष 1966 से 1977 तक भारत की पहली और एकमात्र प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी, और भारत की दूसरी विदेश मंत्री रही है। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज देश की बालिकाओं के लिए रोल मॉडल की तरह ही कार्य करती है। बात करें जो विधेयक, तो विधेयक के विपक्ष में क्या तर्क है? महिलाएं जाति समूह की तरह किसी सजातीय समुदाय नहीं है, इसलिए जाति आधारित आरक्षण के लिए जो तर्क दिया जाते हैं वो महिला आरक्षण के रूप में नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि जो सही है वह सही है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का कुछ लोगों का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि ऐसा करना संविधान में शामिल समता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन होता है। उनका दावा है कि यदि आरक्षण लागू हुआ तो महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, जिससे समाज में उनका दर्जा और भी कम हो जाएगा। अब ये तो कुछ था विरोध। अब बात करें इसकी कुछ चुनौतियां। सबसे पहले आता परिसीमन संबंधी मुद्दे। परिसीमन किए जाने के बाद महिला आरक्षण को लागू होगा, जबकि परिसीमन की प्रक्रिया अगली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही शुरू हो पाएगी। चूंकि अगली जनगणना की तिथि अभी तक पहले से निश्चित नहीं है, इसलिए परिसीमन की बात तो दोगुनी अनिश्चित है कि जब जनसंख्या का पता नहीं है तो परिसीमन कैसे होगा। बात करें विधेयक संबंधी ओबीसी का मुद्दा। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, लेकिन इसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई कोटा शामिल नहीं किया गया। गीता मुखर्जी केस 1996 में महिला आरक्षण को ओबीसी तक विस्तारित करने की सिफारिश की गई थी। महिला प्रतिनिधित्व को प्रभावी ढंग से कैसे साकार किया जा सकेगा? फिर केवल SC/ST को ये दिया गया है। बात करें स्वतंत्र निर्णय को सुदृढ़ करना। एक स्वतंत्र निगरानी प्रणाली और समितियां स्थापित की जानी चाहिए जो पारिवारिक सदस्यों के द्वारा महिला प्रतिनिधित्व को निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाए। जो प्रधानपति है, ऐसी अवधारणाएं खत्म होनी चाहिए। पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है, इसके प्रभाव को कम करके इसे प्रवर्धित किया जाता है। जागरूकता शिक्षा की वृद्धि। तो महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में उनकी जो भागीदारी है, उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में मदद करता है। कौन? शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान बढ़ाएगा हमारी महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी। लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न को संबोधित। लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की राह को बड़ी बाधाएं हैं। कौन? ये दोनों बाधाएं क्या है? राजनीति में बड़ी बाधाएं। नीतिगत और विधिक मामलों उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने से राजनीति में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक समर्थनकारी माहौल तैयार हो सकता है। बात करें चुनावी प्रक्रिया में सुधार। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अधिमान्य मतदान प्रणाली शुरू करने जैसे सुधारों के माध्यम से आधिकारिक महिलाओं का निर्वाचन सुनिश्चित होगा, जिससे राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में के कुछ उपाय मात्र है। दीर्घकालिक परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति बनाने की जरूरत है, जिसमें क्या है, जो चुनौतियाँ आएगी उनको हल करना होगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने सारे संविधान संशोधनों को पूरा किया। तीसरे लेक्चर में इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।